अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वर्ल्ड व्यू ऑफ साइंस पे हम बात कर रहे थे। पिछले लेक्चर में हमने कुछ एजम्पशंस पे बात की थी जो साइंटिफिक नॉलेज की बेस पे कायम की जाती हैं। पहली एजम्पशन जिसको हमने फाल्सिफाई भी किया वो ये थी कि साइंस इज़ द ओनली रूट ऑफ नॉलेज। उसके बाद जो हमने सेकंड एजम्पशन उसको स्टडी किया और उसको फाल्सिफाई भी किया बाद में, वो थी द साइंस लीड्स टू एथियज्म। साइंस जो है वो इल्हाद की तरफ लेके जाती है। ठीक है, ये एग्जम्पशन कायम की जाती है। उसको फिर हमने फाल्सिफाई किया कि नॉट होल साइंस लीड्स टू एथियज्म बट अ स्पेसिफिक पोर्शन, वो पोर्शन जो एक फिलोसफिकल पोर्शन है, फिलोसफिकल नेचुरलिज्म जो है वो आपको एथियज्म की तरफ लेके जाती है। आज हम इंशाल्लाह उसके थर्ड एजम्पशन पे बात करेंगे और उसके थर्ड एजम्पशन ये है कि साइंस लीड्स टू सर्टेनिटी, साइंस लीड्स टू ट्रुथ, साइंस लीड्स टू फैक्ट। यानी जो साइंस, साइंटिफिक नॉलेज है, ये जो साइंस है ये आपको सर्टिनिटी देती है, आपको डेफिनेट नॉलेज देती है, आपको फैक्ट देती है, आपको ट्रुथ देती है। ठीक है, आप कोई भी वर्ड इसके लिए यूज कर सकते हैं। तो साइंस का क्या, साइंस जो है वो उसके अंदर ना तीन किस्म की प्रॉब्लम्स होती हैं जो आपको साइंटिस्ट नहीं बताएगा बल्कि फिलोसोफर ऑफ द साइंस बताएगा। आपको फिलॉसफी ऑफ द साइंस जब आप स्टडी करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि साइंस में ये प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, वो तीन प्रॉब्लम्स जब आप उनको स्टडी करेंगे तो आप ये देखेंगे कि फिर ये जो साइंस लीड्स टू सर्टेनिटी वाला एक एजम्पशन है, ये एक बेसलेस एजम्पशन है। ठीक है, साइंस कभी भी आपको सर्टेनिटी की तरफ नहीं लेके जाएगी। साइंस आपको हमेशा प्रोबेबिलिटी की तरफ लेके जाएगी। साइंस आपको हमेशा इनडेफिनेट नॉलेज देगी। वो इंशाल्लाह हम ये तीन प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे तो हम पे ये वाजे होगा। पहला प्रॉब्लम है जी, प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन। Science is based on inductive method in which the general conclusion infer from limited observational data. Examples of black cross. अच्छा, पहली चीज ये है कि साइंस जो है वो इंडक्टिव बेस्ड नॉलेज आपको देती है। इंडक्टिव में क्या होता है कि ऑब्जर्वर जो है वो डिफरेंट ऑब्जर्वेशन लेता है और उन ऑब्जर्वेशन से एक कंक्लूजन ड्रॉ कर देता है। यहाँ पे जो ब्रैकेट में लिखा है एग्जांपल ऑफ ब्लैक क्रॉस, उसका मतलब ये है कि लेट्स सपोज एक ऑब्जर्वर है जो ऑब्जर्व करता है क्रोज को, कौवों को। वो अपने इलाके के सारे क्रोज को ऑब्जर्व करेगा, फिर दूसरे इलाके में जाएगा, फिर दूसरे कंट्री में जाएगा, फिर उससे किसी तीसरे कंट्री में जाएगा। हर जगह जाके जब क्रोज को उसने ऑब्जर्व किया तो उसकी ऑब्जर्वेशनल जो डाटा है वो उसको ये बता रहा है कि जो हर तरह का क्रो है, जो तमाम किस्म के क्रोज हैं वो ब्लैक हैं, उनका कलर जो है वो ब्लैक है। अब ये ऑब्जर्वेशन है ना उसकी। अब ऑब्जर्वेशन से उसने कंक्लूजन क्या निकाली है कि ऑल क्रोज आर ब्लैक। यानी वो, अब देखें उसका जो डाटा है, ऑब्जर्वेशनल डाटा, वो लिमिटेड है। ठीक है, यानी उसने पूरी दुनिया के कवे तो नहीं देख लिए। वो जहां सिलेक्टेड एरिया में गया है और उसकी लिमिटेड ऑब्जर्वेशन जो वहां से उसने कलेक्ट की हैं, उसकी बेस पे वो एक जेनेरिक कंक्लूजन डिफाइन कर रहा है कि ऑल क्रोज आर ब्लैक। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम क्या है? इस इंडक्टिव मेथड में ना जो साइंस यूज करती है, जो साइंस फॉलो करती है, उसमें प्रॉब्लम ये है कि so any universal conclusion can be challenged by a new future observation. अच्छा, लेट सपोज ऑब्जर्वर ने 1000 जगह से ऑब्जर्वेशन इकट्ठी की और उसको ऑब्जर्वेशनल डाटा इकट्ठा किया, तो उसको हजारों ऑब्जर्वेशनल डाटा जो है, उसका 1000 ऑब्जर्वेशन जो है वो उसको एक ही डाटा दे रही हैं कि वो क्या है जी,
क्रोज आर ब्लैक। अच्छा, अब उसने इन पूरी की पूरी जो ऑब्जर्वेशन है, जो 1000 डिफरेंट ऑब्जर्वेशन उसने डाटा कलेक्ट किया है, कि वो उसको एक कंक्लूजन दे रहे हैं, वो है ऑल द क्रोज आर ब्लैक। अच्छा, वो एक अब ऐसे इलाके में किसी में चला जाता है जहां पे वो पहले नहीं गया, वहां पे वो ऑब्जर्व करता है कि एक नस्ल कौवों की ऐसी भी है जो ब्लैक नहीं है बल्कि ग्रे है। वो चाहे एक ही कौवा ऑब्जर्व करे ना, एक ही कौवा ऑब्जर्व कर ले, तो उसकी जो पूरी कंक्लूजन है कि ऑल क्रोज आर ब्लैक, वो खत्म हो जाएगी। ये है वो प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन, कि जो ही कोई एक ऑब्जर्वेशन इन द फ्यूचर उसके सामने आई, तो उसका पूरा वो कंक्लूजन या उसकी पूरी थ्योरी जो उसने बनाई थी बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशनल डाटा, वो सारी की सारी खत्म हो जाएगी। इसे कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन, कि आप 1000, 10,000, 1,00,000 ऑब्जर्वेशन भी इकट्ठी कर लें, तो अगर 1,00,000 ऑब्जर्वेशन के अगेंस्ट एक ऑब्जर्वेशन भी आपके पास आ गई है ना, जो उन 1000 ऑब्जर्वेशंस के की कंक्लूजन से डिफरेंट है, तो आपका वो जो आपका जो एक इंडक्टिव कंक्लूजन जो आपने निकाली है, वो खत्म हो जाएगी, वो फाल्सिफाई हो जाएगी। ये है प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन, और ये साइंस में होता है। सेकंड प्रॉब्लम है जी प्रॉब्लम ऑफ अंडर डिटर्मिनेशन। अच्छा, इस प्रॉब्लम्स को बताने का मतलब ये है कि साइंस जो है वो आपको कभी भी सर्टेन डाटा नहीं देता। प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन से आप ये चीज जान चुके हैं, ठीक है, कि कभी भी साइंस जो है वो आपको डेफिनेट डाटा या डेफिनेट कंक्लूजन नहीं देता, सर्टेन नॉलेज नहीं देता। जो ही कोई ऑब्जर्वेशन या जो ही कोई एक्सपेरिमेंटल डाटा अगेंस्ट आ गया आपकी थ्योरी के, आपकी कंक्लूजन के, फौरन आपकी जो थ्योरी है वो फाल्सिफाई हो जाएगी और एक नई थ्योरी आ जाएगी। ये प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन है। अब प्रॉब्लम ऑफ अंडर डिटर्मिनेशन में क्या है? when different conclusions are drawn from the same observational data, then it is quite difficult to determine true conclusion because both of which can't be true at the same time. ब्रैकेट में लिखा है जी बोथ आइंस्टाइनियन मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स आर वैलिड एट द सेम टाइम। अच्छा, प्रॉब्लम ऑफ अंडर डिटर्मिनेशन में क्या है कि आपके पास दो ऐसी थियरीज होती हैं जो एट अ टाइम एक दूसरे के अगेंस्ट भी हैं और अपनी अपनी सर्कल में वो वर्किंग भी कर रही हैं। यानी होना तो ये चाहिए था कि एक थियरी होती जिससे आप अपनी सारी मैकेनिक्स को डिफाइन करते, लेकिन मसला ये है कि आप अगर माइक्रो लेवल पे लेट्स सपोज, या जो मैंने एग्जांपल यहां पे दी है बोथ आइंस्टाइनियन मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स, आप जब मैक्रो लेवल पे प्लैनेट्स का और गैलेक्सीज का को ऑब्जर्व करते हैं, तो आपको एक डिफरेंट थियोरी से काम लेना पड़ता है जो आइंस्टाइन की थियोरी है। लेकिन जब आप एटम के लेवल पे जाते हैं, क्वांटम लेवल पे जाते हैं, तो वहां पे आइंस्टाइन की थियोरी फॉलो नहीं होती, वहां पे क्वांटम मैकेनिक्स है। और आप उस पर डीप इतना अगर जाएं क्वांटम में, एटम के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में जाएं, या इलेक्ट्रॉन के अंदर फिर आप क्वार्क्स में जाएं, और क्वार्क के अंदर आप फिर छोटे छोटे स्ट्रिंग्स जो हैं, जो स्ट्रिंग्स थ्योरी है, उसको अगर देखें तो वो तो आपको स्ट्रिंग थ्योरी तो आपको बताती है कि देयर इज द मैटर इज एन इल्यूजन, कि जो मैटर है वो एक इल्यूजन है, एक्चुअल में एनर्जी है, एनर्जी के स्ट्रिंग्स हैं जो मुख्तलिफ डायमेंशंस में वो मूव कर रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट से लेकर छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट तक एक थियरी होती जो सबको डिफाइन करती, पूरे के पूरे यूनिवर्स के मैकेनिक्स को। लेकिन आइंस्टाइन की थियरी आप बड़े मैक्रो लेवल के ऑब्जेक्ट्स को डील करती है और क्वांटम लेवल के ऑब्जेक्ट्स को आपकी क्वांटम थ्योरी डील करती है। तो एट द सेम टाइम
दोनों सही तो नहीं हो सकते, कोई एक सही होगा या कोई तीसरी ऐसी थियरी आएगी जो दोनों को डिफाइन करेगी। ठीक है, तो यही चीज लिखी है, इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू डिटरमिन द ट्रू कंक्लूजन। अब देखिए दोनों वैलिड तो हैं, अपने अपने सर्कल में वो काम तो कर रही हैं, लेकिन साइंसदान या साइंटिस्ट जो हैं वो अब ऐसी थियोरी को इन्फर करने का सोच रहे हैं या ऐसी थ्योरी बनाने का सोच रहे हैं जो होल यूनिवर्स को छोटे से छोटे पार्टिकल से लेकर बड़े से बड़ी गैलेक्सी तक सबको वो डील कर सके। तो ये है प्रॉब्लम ऑफ अंडर डिटर्मिनेशन। एक्चुअल में तो एक थियरी होनी चाहिए या एक ऐसी मैकेनिक्स होनी चाहिए जो आपको पूरी पिक्चर आपके सामने ले आए, लेकिन यहां पे एट द सेम टाइम दो थियरीज वर्क कर रही हैं और दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट है। अगेंस्ट इसलिए हैं कि आइंस्टाइन का सारा जो ग्रेविटी का और स्पेस टाइम का जो डिपेंड करता है वो मैटर पे कर रहा है ना, मैटर पे। मैटर ही उस पे स्पेस टाइम में गड़ा डालती है, स्पेस टाइम फैब्रिक पे। ठीक है, और जो क्वांटम है वो मैटर, जो मैटर है उसको अलोयन कह रही है। ठीक है, तो दोनों अगेंस्ट है ना एक दूसरे के। ठीक है, यहाँ पे एक यहाँ तो क्वांटम मैकेनिक्स पे को फॉलो करें छोटे लेवल पे भी और बड़े लेवल पे भी, या फिर आइंस्टाइन की थियरी को फॉलो करें छोटे लेवल पे भी और मैक्रो लेवल पे भी, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये प्रॉब्लम ऑफ अंडर डिटर्मिनेशन है। सबसे पहली प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन जो आपको कभी भी सर्टेनिटी की तरफ नहीं लेके जाएगी। सेकंड पे प्रॉब्लम ऑफ अंडर डिटर्मिनेशन जो कभी भी आपको सर्टेनिटी की तरफ नहीं लेके जाएगी। सो साइंटिफिक थियरीज कैन बी वैलिड इवन दे कंट्राडिक्ट ईच अदर। ठीक है, ये वही बात है कि ये जो साइंटिफिक थियरीज हैं ये वैलिड तो होती हैं, वर्क तो करती हैं, लेकिन ट्रूथ नहीं देती हैं आपको। ट्रूथ अगर होता तो वो माइक्रो लेवल का भी और मैक्रो लेवल का भी दोनों मैकेनिक्स को वो मैकेनिक्स को डिफाइन करता। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ऑफ डिटर्मिनेशन में हमारे पास थियरीज होती हैं, वो वैलिड भी होती हैं, कंट्राडिक्ट भी होती हैं और वर्क भी कर रही होती हैं। फॉल्स मॉडल कैन समटाइम्स वर्क बेटर देन ट्रू वंस। एलियट सोबर है, ये कहते हैं कि जो फॉल्स मॉडल हैं किसी भी या फॉल्स थियरीज हैं, फॉल्स कंक्लूजन है, वो समटाइम्स बेटर वर्क करती हैं एक ट्रू वन से। तो एक अंडर डिटर्मिनेशन में ये चीज भी शामिल है कि समटाइम हम जिसको गलत समझ रहे हैं और वो गलत होती भी है, वो एक बेटर वर्क करती है उससे जो एक सही थियरी है। अच्छा, थर्ड पे है जी प्रॉब्लम ऑफ अनकंसीव्ड अल्टरनेटिव्स। इसमें क्या है जी, इट माइट बी पॉसिबल दैट विद द हेल्प ऑफ available data such a conclusion can be derived which is not conceived yet। जिस तरह आइंस्टाइन की जो है वो एक्सप्लेनेशन थी अबाउट द स्पेस टाइम एंड ग्रेविटी। 1700 में जब न्यूटन आया तो न्यूटन ने जब वो ग्रेविटी का ग्रेविटी की एक पूरी थियोरी दी और इक्वेशन दी, तो 200 साल तक जो आप ये पूरी साइंस है, फिजिकल साइंस, वो इसी इक्वेशन पे, इसी थियरी पे चलती रही। अच्छा, यही डाटा, ठीक है, और यही ऑब्जर्वेशन जब आइंस्टाइन ने देखी 200 साल बाद, उसने एक बिल्कुल अलग कंक्लूजन ड्रॉ की, उससे बिल्कुल अलग कंक्लूजन डिराइव की और बताया कि जो न्यूटन कह रहा है, जो जिस तरह न्यूटन ग्रेविटी को डिफाइन कर रहा है, ये ग्रेविटी उस तरह है नहीं, बल्कि ये एक स्पेस टाइम कर्व है, स्पेस टाइम गड़ा है, जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट हैं वो एक दूसरे की तरफ खींचे जाते हैं। ठीक है, तो ये समटाइम ऐसे होता है कि आपके पास डाटा मौजूद होता है, ऑब्जर्वेशन भी वही होती है, लेकिन आप उससे जो कंक्लूजन है वो ड्रा नहीं कर पाते। कोई ऐसी कंक्लूजन जो अभी अनकंसीव्ड होती है, जिस तरह आइंस्टाइन ने एक्सप्लेनेशन है
उसने जो स्पेस टाइम और ग्रेविटी की एक्सप्लेनेशन दी है वो न्यूटन के पूरे 200 साल में तो नहीं आई ना, उसके बाद में आई। ठीक है, हालांकि ऑब्जर्वेशनल डाटा तो वही था, वो उसी तरह गिर रहा था, चीजें जो हैं वो जमीन की तरफ मूव कर रही थी, में तो चेंज नहीं आया। लेकिन अभी माइंड उसकी तरफ एक अल्टरनेटिव कंक्लूजन की तरफ गया ही नहीं। ठीक है, तो हो सकता है आइंस्टाइन के बाद कोई तीसरा बंदा आके आइंस्टाइन को भी गलत कर दे। ठीक है, और ग्रेविटी की एक नई कॉजेशन आपके सामने रख दे कि असल में ग्रेविटी ये है। न्यूटन भी गलत कह रहा था, आइंस्टाइन भी गलत कह रहा था। ठीक है, तो इट माइट बी पॉसिबल, जिस तरह न्यूटन गलत हो सकता है तो आइंस्टाइन भी गलत हो सकता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ अनकंसीव्ड अल्टरनेटिव्स। ये जो 3 प्रॉब्लम्स हैं साइंस के, ये कभी भी साइंस को सर्टेन नहीं बनने देते, कभी भी ट्रुथ नहीं बनने देते साइंस को। ट्रुथ होने का मतलब ये है कि ना वो चेंज हो, वो अनचेंजेबल फैक्ट थियरी हो। ठीक है, जो हर जगह एप्लीकेबल भी हो और उसे कोई चैलेंज भी ना कर सके। तो ऐसा तो नहीं है। तो ये जो इसका थर्ड एजम्पशन है जो कायम किया जाता है कि साइंस लीड्स टू सर्टेनिटी, ये भी एक फाल्स एजम्पशन है जो कायम की जाती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट लेसन में हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि एपिस्टेमोलॉजी ऑफ कुरान को आप डिस्कस करें। एपिस्टेमोलॉजी ऑफ साइंस तो हमने डिटेल से स्टडी की, अब हम इंशाल्लाह आगे एपिस्टेमोलॉजी ऑफ कुरान को स्टडी करेंगे और देखेंगे कि कुरान क्या वर्ल्ड व्यू दे रहा है और कुरान क्या एपिस्टेमोलॉजी दे रहा है और साइंस की क्या एपिस्टेमोलॉजी थी। तब के लिए मुझे इजाज़त दें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।